तो खेती किसानी विभाग के मंत्री कृषि मंत्री कमल पटेल जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आज हम इंदौर में हैं, उड़ान की हम बात कर रहे हैं और उड़ान सिर्फ इंदौर की नहीं, मध्य प्रदेश के। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, एक धारणा है कि जब भी अगर विकास होना है तो उद्योगों से विकास होगा। मैं आज खुला मंच देता हूं सर आपको, ये जताने, बताने और दिखाने के लिए कि अगर विकास होगा तो उसमें कृषि का भी उतना ही योगदान होगा, खेती किसानी और किसान का भी उतना ही योगदान होगा। सबसे पहले तो मैं जी ग्रुप को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम उड़ान, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि देश आत्मनिर्भर बने, देश शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली हो और भारत पूरी दुनिया में छा जाए और भारत पुनः सोने की चिड़िया बनते हुए विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचे। और इसलिए हमको उड़ान भरनी होगी, सपना देखना होगा, लक्ष्य बड़ा तय करना होगा। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास हमको जारी रखने होंगे। तो निश्चित रूप से हम ऊंची उड़ान भरेंगे और पुनः भारत को वो सम्मान दिलाएंगे। और जो आपने बात कही कृषि, तो भारत कृषि प्रधान देश है और हमारी संस्कृति में कहा गया है उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, आगे मैं नहीं कहूँगा। और इसलिए, और वो इस कोरोना के जो 100 साल की सबसे बड़ी महामारी है, इस कोरोना संकट के समय पूरे दुनिया ने देखा है और भारत ने भी देखा है, जहां उद्योग धंधे, व्यापार, व्यवसाय, होटल, पान, चाय, दुकान, स्कूल, ऑफिस सब बंद, लॉकडाउन। ऐसी परिस्थिति में भी सिर्फ एक क्षेत्र खुला हुआ था, वो था गांव, किसान और उसका खेत। किसान और मजदूर ने इतनी मेहनत की इस कोरोना काल में कि जिससे दोनों टाइम का, पूरे हिंदुस्तान के 130-135 करोड़ लोगों को दोनों टाइम का भोजन, सब्जियां और दूध मिला, जिससे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जीवित रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। और कल्पना करो कि जिस प्रकार उद्योग धंधे से लेकर सब लॉकडाउन हो गए, शहर बंद हो गए, स्कूल कॉलेज सब घर में, अगर खेती और किसान और मजदूर भी कहते हैं हम भी लॉकडाउन, गांव भी लॉकडाउन हो जाए, खेत में नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो बताइए 2 साल तक कहाँ से भोजन मिलता, कहाँ से सब्जियां मिलती, कहाँ से दूध मिलता, तो हम जीवित कैसे रखते। और इसलिए हमारी जो संस्कृति में कहा गया उत्तम खेती, वो सिद्ध हो गई। दूसरा, किसान सिर्फ अन्नदाता ही नहीं है, जीवन दाता भी है। इस कोरोना काल में जीवन दिया 130-135 करोड़ लोगों को और दुनिया को भोजन दिया। दूसरा, सरकार को भी, शासन को भी, जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से सब बंद होने के कारण बिगड़ गई थी, लेकिन सिर्फ कृषि क्षेत्र ही था जिसके कारण देश पटरी पे है। और गरीब लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क दोनों टाइम भोजन, ये इसीलिए दे पाए निःशुल्क क्योंकि हमारे किसानों ने मेहनत करके इतना अनाज पैदा किया था, जो हमारे भारत सरकार के FCI में भरा हुआ था, वो हमने उनको दिया, जिससे वो बगैर काम किए भी, क्योंकि अब काम बंद हो गए थे सब, तो उनको भोजन मिला। तो इसलिए कृषि क्षेत्र, किसान, मजदूर और भारत, ये सिद्ध हो गया इस कोरोना काल में, इसलिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, उद्योग और कृषि एक दूसरे के पूरक हैं। अगर उद्योग में कुछ तो हमारे मिनरल्स है, उसके कारण हो सकता है, लेकिन अधिकांश उद्योग कृषि पर आधारित है। पूरा व्यापार व्यवस्था कृषि पर आधारित है। किसान की फसल अच्छी होगी, उसके पास पैसा होगा तो सब दुकानदारी भी चलेगी, व्यवसाय भी चलेगा। और नहीं तो किसान के पास जब फसल नहीं होती, जब इस साल फसल खराब होती है, तो उत्पादन हम कितना ही कर लें, व्यापार हम कितना ही बैठा रहें, दुकान लगा लें सजा कर, लेकिन जब खरीदारी नहीं आएगा तो दुकान कैसे चलेगी, उद्योग कैसे चलेगा। तो उसको चलाने का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी कृषि क्षेत्र, क्योंकि इस देश में जब आज़ादी हुई, भारत आज़ाद हुआ था, उस समय 80% लोग गाँव में रहते थे, 20% लोग शहर में रहते थे, और जो गाँव में रहते थे वो कृषि और मजदूरी उसी पर आधारित थे। और उसके कारण देश का बहुमत, जो बहुसंख्य है, वो कृषि पर आधारित था। और धीरे धीरे वो शहरों में, लेकिन आज़ादी के बाद जो कृषि को प्रधानता देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई, उद्योगों को जरूर दी गई। और उसके कारण बजट जो था भारत सरकार का 60 साल तक, अटल जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले, 20% लोग जहाँ शहर में रहते हैं वहाँ 80% बजट होता था खर्च, और जहाँ 80% लोग रहते हैं वहाँ 20% होता था। और इसलिए शहर तो थोड़े विकसित हो गए, लेकिन गांव पिछड़ गए। गांव में देखिए विकास भी 2 प्रकार का होता है।
एक आधारभूत ढांचे का विकास और एक व्यक्तिगत लोगों का विकास। आधारभूत ढांचे में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, जिसमें हमारे ये सब हैं। और व्यक्तिगत में रोटी, कपड़ा और मकान, और साथ में स्वास्थ्य, शिक्षा और उसको रोजगार। तो इसमें बहुमत जो हमारा था, गांव, ये देश गांव का देश है, कृषि प्रधान देश है, उसकी बहुत उपेक्षा की गई और इसलिए अमीर होते हुए भी देश गरीब रहा। मुट्ठी भर लोग गलत नीतियों के कारण अरबपति और खरबपति हो गए। शहर के जो व्यापार, व्यवसाय, उद्योग में आए, मल्टीप्लाई होते गए। सारी सुविधाएं, सब्सिडी, अनुदान उनको, और जो 80% लोग थे जो खेती पर आधारित थे, उनके लिए ना सड़क थी, ना बिजली, ना पानी पीने का एक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, ना रोटी, कपड़ा, मकान। और इसलिए हमारा गांव पिछड़ गया। यानी भारत के दो प्रकार का भारत हो गया। एक हो गया इंडिया जो शहर में रहते हैं, और गांव जो भारत है। और इसलिए शहर और गांव की खाई चोरी हो गई और इसलिए बहुमत जो है, बहुसंख्यक लोग हैं जो 80-70-80% लोग हैं, वो पिछड़ गए। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं भारत की जनता को कि उन्होंने सत्ता का परिवर्तन किया था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो पहली बार जब बजट उनके सामने लाया गया तो वही अधिकारियों ने, वित्त विभाग ने लाया 80-20 का, तो उन्होंने उसको नकार दिया, मना किया कि जितनी जनसंख्या जाए। तो जब तक 68% जनसंख्या गांव में बची और 32% शहर में, तो उन्होंने कहा 32% शहर पे खर्च होगा, 68% गांव पे खर्च होगा। और इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वो लेकर आए, किसान फसल बीमा योजना वो लेकर आए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना लेकर आए। देखिए, और उसके कारण गांव में आज सड़कें बनी। पहले मैं गांव का रहने वाला हूँ, मेरा गांव शहर से, रोड से, जो इंदौर रोड है उससे 12 किलोमीटर अंदर है। 12 किलोमीटर हम रक्षाबंधन में घर जाते थे राखी बंधवाने बहन से, तो घुटने घुटने कीचड़ में नदी नाले में तैर के जाते थे या घोड़े पे बैठ के तैरते थे, रिस्क रहती थी। बीमार अगर गांव में कोई पड़ जाए, परिवार में एक महिला, बच्चा, कोई भी बुजुर्ग, तो खटिया पे पटक के लाते थे, जब तक रास्ते में दम तोड़ देते थे। और इसलिए इसकी किसी ने चिंता नहीं की, वो अटल जी ने चिंता की, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र का विकास प्रारंभ हुआ। और किसानों को देखिए, उद्योगपतियों को सब्सिडी मिलती है, लोन मिलता है, लिमिट मिलती है। हालांकि बैंक कब ऋण देता है? जब बैंक में उतनी आप गारंटी रखो प्रॉपर्टी। शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू है, लेकिन ये हिंदुस्तान जो गांव है, 6 लाख गांव है हिंदुस्तान के अंदर, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। गांव का मकान में, गांव का रहने वाला हूं, मेरे प्लाट की कीमत 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़, 10 करोड़ हो, मेरे पूरे गांव की कीमत 1000 करोड़ भी है, तो उस पर 1 रुपया बैंक लोन नहीं देता है, 1 रुपए की लिमिट नहीं देता, 1 रुपए की सॉल्वेंसी नहीं बन सकती। और इसलिए गांव के लोग सिर्फ खेती पर, मजदूरी पर मजबूर हो गए। ये पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने गांव की प्रॉपर्टी, जो वर्षों से हम रहते आए पीढ़ी दर पीढ़ी, मालिक हम हैं, हटा नहीं सकते हमको कोई गाँववादी में, लेकिन हमको बैंक लोन नहीं देता था। और इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लेकर आए। 24 अप्रैल 2020 को जब पंचायत राज दिवस था, 5 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट किया, जिसमें मध्य प्रदेश का मेरा हरदा भी था। मैंने 100% सर्वे कराकर हरदा जिले के 402 गांव हैं, 46,944 लोग रहते हैं जिनको मालिकाना हक दिया, 10,000 हमने शासकीय उसको भी दिया, जिससे मेरे अब जिले की कीमत प्लाट की कलेक्टर गाइडलाइन से हो गई 710 करोड़ 44 लाख। अभी तक 710 करोड़ 44 लाख पूरी प्रॉपर्टी बैंक में या कोर्ट में हम जमा कर दें कि एक 5,000 की जमानत दे दो, तो जमानत नहीं मिलती थी। जबकि एक पटल का पेड़ 5,000 की जमानत ले सकता, लेकिन 700 करोड़ की प्रॉपर्टी भी जमानत ले सकते। हम 710 करोड़ 44 लाख की पूरी प्रॉपर्टी जिले की, गांव की अगर गारंटी में रखें कि हम एक मकान बनाना चाहते, बैंक हमें ऋण दे दे, तो बैंक ऋण नहीं देते थे। किसान को सिर्फ खाद, बीज, दवाई, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मोटर, पाइप, इंजन के लिए ऋण मिलता है। लेकिन किसान सोचे कि मैं आलू पैदा करता हूँ, मैं टमाटर पैदा करता हूँ, मैं जो, और उसके भाव बहुत कम हो गए बाजार में, मुझे लागत ही लग रही, मैं तुड़वा के बेचूंगा तो भी घाटा होगा, तो मैं क्यों नहीं मेरी प्रोसेसिंग यूनिट लगा लूँ। आलू बेचता हूँ मैं 5 रुपए किलो, और आलू की चिप्स खरीदता हूँ 500 रुपए किलो बच्चों के लिए। पैदा मैं करता हूँ, खेत मेरा, बीज मेरा, मेहनत मेरी, ठंड में, गर्मी में, बारिश में, कीचड़ में, बिजली का करंट मुझे लगे, सांप बिच्छू गोरा मुझे खाए, मेरे परिवार को, मेहनत हम करें। और माल कौन कमाते थे? जो चिप्स की फैक्ट्री, जो भी उद्योग लगाते हैं। और इसलिए
मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति हो गए और देश गरीब रह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बीमारी पकड़ी, ये समस्या को जाना और उन्होंने प्रॉपर्टी का मालिकाना हक दिया और उसके कारण अब हमारे देश का पहला जिला मध्य प्रदेश का हरदा हुआ। 6 अक्टूबर को मेरे जन्मदिन पर प्रधानमंत्री जी ने उसकी शुरुआत की, मुख्यमंत्री जी गए थे। अब मेरे यहाँ एक किसान से मैंने बात कराई, गरीब से, वो चप्पल जूते की ठेला चलाता था, मकान था उसका लेकिन कच्चा था, माँ रहती थी, परिवार रहता था। उससे पूछा प्रधानमंत्री जी ने क्या करते हो? बोले मैं ठेले से जूते चप्पल बेचता हूँ। कैसे, क्या कितना कमा लेते हो? बोले 5-6 हज़ार। लेकिन बोले मुझे ब्याज से ऋण लेने के लिए मैं अगर 1,000 रुपये रोज लेता हूँ तो मुझे 900 ही मिलते हैं, 10 रुपये वो पहले ही ब्याज काट लेता है। और जब मैं बेचता हूँ तो जिस दुकान के सामने खड़े करता हूँ वो मुझे आगे बढ़ा देता है। जिस दुकान के सामने, घर के सामने खड़े घूमते ही रहता था और इसलिए कर्ज में रहता था। अब क्या हुआ, स्वामित्व योजना का हमने उसको सबसे पहला ऋण दिलाया 2,90,000। तो उसने अपना एक तो 1 लाख से मकान ठीक पक्का कर लिया, एक किराए की बड़ी दुकान ले ली और 1 लाख के जूते चप्पल खरीद लिए और उसने भर लिया। और उसकी एक दुकान होने से उसकी आमदनी पहले महीने 8,000, दूसरे महीने 12,000, तीसरे महीने 15,000 हो गई और वो किस्त भी चुका रहा है और उसका हो गया। तो ये पहली बार आज़ादी के इन 75 वर्ष जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं ये हुआ। इसी के साथ ये तो छोटा उदाहरण दिया। मैं गरीब हूँ, मेरा भोपाल इंदौर के पास में ये बिचौली मर्दाना गाँव है जहाँ रामेश्वर पटेल जी पूर्व मंत्री और विधायक सत्यनारायण पटेल रहते, मैं उनके यहाँ गया था। मैंने उनसे कहा तुम्हारा मकान बहुत अच्छा बना है, इसका नक्शा कहाँ से पास कराया? नगर निगम से। बोले नहीं, नक्शा पास नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों नहीं हुआ? बोले तो गांव में आबादी में। तो मैंने कहा यहाँ जमीन की कीमत क्या है? बोले 5,000 रुपये स्क्वायर फीट। उनका 2 एकड़ का था तो 10 करोड़ की तो उनकी प्रॉपर्टी है। मैंने कहा तुमको बैंक से लोन मिल सकता है? बोले नहीं मिला। ये मकान में लोन लिया? बोले नहीं लिया। नक्शा पास कर। मैंने अभी कलेक्टर और SDM पुलिस फोर्स लेके आ जाए कि आपका मकान अवैध बना, आपने नगर निगम से नक्शा पास नहीं कराया है, क्योंकि नगर निगम में आए तो तोड़ देगा। आपके पास कोई कागज है जिससे आप कह सकते हो कि मैं मालिक हूँ और मैंने नक्शा पास? बोले कागज नहीं, बस हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी रहते आए। मैंने कहा मोदी जी ने ये स्वामित्व योजना लाए, अब आपके इसका सर्वे होगा ड्रोन कैमरे से और जिससे आप मालिक बन जाएंगे और जिससे आपको 10 करोड़ का आपको लोन मिल जाएगा। आप 10 करोड़ की बिल्डिंग बनाओ, मल्टी बनाओ, आप इंडस्ट्री के लिए लोन लो, 40% सब्सिडी मिलेगी आपको और बाकी सुविधाएं मिलेगी और आप बिजनेस कर सकते हो। तो ये जो प्रॉपर्टी आपकी थी उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन वैल्यू एडिशन कर दिया और उसके कारण अब गांव के लोग भी खेती के साथ, अभी तक खेती करने के लिए और मजदूरी करने के लिए मजबूर थे, लेकिन अब मजदूर भी और किसान का बेटा भी एक खेती भी करेगा, साथ में वो व्यापार कर सकेगा, व्यवसाय कर सकेगा और उद्योग लगा सकेगा। और उद्योग लगा कर जो शहर के लोग उद्योगपति कमाते हैं और छोटे छोटे वो करेंगे तो जो वहीं के वहीं उनको रॉ मटेरियल मिलेगा, मजदूर गाँव में रोजगार मिलेगा। जो पलायन करके शहरों में नदी नाले के कीड़े मकोड़े की तरह रहते हैं, हम खड़े नहीं रह सकते, मच्छर खाते हैं, बीमार पड़ते हैं, वो गांव के अंदर प्रधानमंत्री आवास में रहेंगे, वहीं रोजगार उनको मिलेगा 12 महीना। और जो मुट्ठी भर लोग कमाते थे अब हिंदुस्तान का हर गांव का 6 लाख गांव के लोग भी कमाएंगे और सब मिलकर जब मेहनत करेंगे, सबके प्रयास होंगे तो इस देश से बेरोजगारी भी हटेगी, अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी और देश सोने की चिड़िया बनेगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि आने वाले 5 साल के अंदर हिंदुस्तान से बेरोजगारी नाम की चीज नहीं रहेगी, गरीबी नाम की चीज नहीं रहेगी, कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं रहेगी, सबके पक्के मकान होंगे और गांव और शहर का भेद खत्म होगा और गांव और शहर के मिलकर सब मिलकर इस देश के लिए काम करेंगे तो भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेगा और दुनिया में भारत सिरमौर बनेगा। सर, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात की, उससे पहले आपने अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बात की। वाजपेयी साहब नदी जोड़ो पर बहुत उनका जोर था, वो चाहते थे कि किसानी को एक नया दम मिल जाएगा, एक नई ताकत मिल जाएगी अगर नदियां जुड़ जाती हैं और लंबे अरसे बाद केन बेतवा को मंजूरी मिल गई। ये केन बेतवा उत्तर प्रदेश के किसानों को तो मदद करेगी ही, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड के किसानों को बहुत मदद करेगी। कैसे लाभ मिलेगा सर केन बेतवा लिंक से और किसानी में कैसे नई उड़ान आएगी? देखिए, दुनिया में जितने देश हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ देश भारत है। यहाँ पर जितने भी भगवान ने अवतार लिए हिंदुस्तान में लिए हैं, इसलिए हमारी भूमि पुण्य भूमि है और यहाँ प्रकृति की बहुत कृपा है। यहाँ तीनों ऋतुएं बहुत अच्छी होती है, गर्मी, ठंड, बारिश। यहाँ वन सबसे अच्छे देश की दुनिया में सबसे अच्छे, सब कुछ है,
खनिज संपदा है, लेकिन एक नेतृत्व जो चाहिए था आज़ादी के बाद वो नहीं मिला, उसके कारण भारत पिछड़ गया। लेकिन इन 7 वर्षों में, पहले 6 वर्ष में अगर हम तुलना करें, राजनीतिक बात, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ और इसे राजनीतिक बात और करना भी चाहिए हर नागरिक को, कि आज़ादी के 75वां वर्ष हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये देश कहाँ से कहाँ उड़ान भर चुका होता और अब तक दुनिया में विवेकानंद जी का सपना साकार हो गया होता अगर सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते। लेकिन जो पहले प्रधानमंत्री बने वो भी हमारे आदरणीय है, सम्माननीय है, लेकिन उनकी सोच इस देश की संस्कृति, इस देश की माटी और इस देश की समस्या को नहीं थी। वो पाश्चात्य, वो उद्योगों से चाहते थे कि उसी से पूरे इसके अंदर क्रांति आ जाएगी, लेकिन उद्योग भी आते, साथ में कृषि को भी उतने ही ध्यान देते। और इसलिए हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तो बनी जनसंघ। शुरू से हम कहते थे हर खेत को पानी और हर हाथ को काम। ये जब देश में मिलेगा तो सबको रोजगार मिलेगा, सिंचाई होगी तो उत्पादन बढ़ेगा, तो और उत्पादन बढ़ेगा, उद्योग भी बढ़ेंगे और हमारा देश पुणे सोने की चिड़िया बनेगा। हम दुनिया को निर्यात करके विदेशी पूंजी कमाकर अपने देश को आत्मनिर्भर बनाकर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाते हैं। ये नदी जोड़ो अभियान पहले से शुरू होना था, आज़ादी के बाद से नहीं हुआ। अटल जी ने प्रारंभ किया था, मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने इसको आगे बढ़ाया है। हमने नर्मदा से छिपरा में पानी छोड़कर उज्जैन को भी मतलब शुद्ध पानी दिया है। मोदी जी ने नर्मदा से साबरमती, जो वहाँ की नदी है गुजरात की, सूखा था गुजरात तो पलायन होकर आते थे अपने प्रदेश में, उसको भर दिया है। तो जितनी नदियाँ हैं उनका पानी प्रकृति ने हमें दिया है, उसका सदुपयोग करते हुए जहाँ असिंचित क्षेत्र है उसको सिंचित करेंगे। जब ये माटी सिंचित होगी तो ये तो सोना उगलेगी। और साथ ही हम एक और चीज में, हरित क्रांति के चक्कर में हम पेस्टिसाइड का और रासायनिक खादों का उपयोग बहुत करते हैं और ये अधिकांश विदेशों से आता है और इसलिए हमारी पूंजी पूरे विदेशों में जाती है। और पेस्टिसाइड का अंधाधुंध उपयोग करने से जो दुष्परिणाम आए वो आए पंजाब में। सबसे पहले हरित क्रांति पंजाब में, मध्य प्रदेश का तो पहले खेती के मामले में नाम ही नहीं आता था, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। लेकिन पंजाब ने अंधाधुंध पेस्टिसाइड का उपयोग किया, रासायनिक खाद का उपयोग किया, तो वहाँ की मिट्टी जहरीली हो गई, अनउपजाऊ हो गई। जो उत्पादन हो रहा है, अनाज हो रहा है, गेहूँ, पंजाब के लोग गेहूँ पैदा करते हैं लेकिन वो गेहूँ वहाँ का नहीं खाते, वो मध्य प्रदेश का खाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत घटिया किस्म का हो गया और उसके कारण जहरीला स्लो पॉइजन। और इसलिए भटिंडा में जिला है, वहाँ से एक ट्रेन चलती है, कैंसर ट्रेन, क्योंकि पेस्टिसाइड का या रासायनिक खाद का ज़्यादा उपयोग होने से। और ऐसी अभी डॉक्टर अडवाणी है बॉम्बे में, कैंसर के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा है, लेख लिखा है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान में कैंसर के इतने पेशेंट हो जाएंगे कि हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलेंगे जैसे कोरोना में नहीं मिले थे। अब तो व्यवस्था सरकार ने कर ली है और इसलिए प्रधानमंत्री, भारत सरकार, प्रदेश सरकार सब चिंतित है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अभी गुजरात से राष्ट्रीय कृषि सेमिनार में एक घोषणा की है कि हम प्राकृतिक खेती करेंगे जो हमारी परंपरागत थी। हम गौवंश आधारित खेती करेंगे जिससे हमारी गौ माता भी पलेगी, उसकी भी संरक्षण संवर्धन होगा। गोबर से खाद, गौमूत्र से दवाइयाँ, कम खर्च में, लागत कम आए और आमदनी अच्छी, और जो उत्पादन हो खाद्यान्न, सब्जियां ये इतनी शुद्ध हो, इतनी अच्छी हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, जिससे हमारा जीवन बचे, पर्यावरण की भी रक्षा हो। और कोरोना के बाद पूरी दुनिया में खाद्यान्न के प्रति बहुत जागरूकता आई है। अब लोग पेस्टिसाइड वाला, रासायनिक खाद वाला अनाज नहीं खाना चाहते, न कपड़ा पहनना चाहते, जैविक वो भी बात करते हैं। और इसलिए भारत को एक, मोदी जी कहते हैं ना कि कोई भी संकट आता है उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करो और उसको अवसर में बदलो। तो ये जो कोरोना का संकट आया, ये हमारे लिए एक, हमने चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उसको हम अवसर में बदलें। पूरी दुनिया को अब जैविक और प्राकृतिक खाद्यान्न की आवश्यकता, सब्जियों की आवश्यकता है और वो भारत पूरी कर सकता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने गाँव के विकास के लिए सिंचाई, सड़क, बिजली, पानी और अवसर दिया है किसान को अपनी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक देके, जिससे किसान प्राकृतिक खेती करेगा, जैविक उत्पाद करेगा, उसकी वैल्यू भी होगी। और एक कोल्ड चेन बनाएंगे जिससे कि मैंने अभी एक्सपोर्टर्स से बात की थी जब कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन था। मेरे पास एक किसान का फ़ोन आया कि भाई साहब मैंने टमाटर लगाए, मैं इंदौर ले गया टमाटर बेचने, मेरा 4 रुपये किलो बिका, बाहर ही नहीं निकला मेरा। मिर्ची मेरी 3 रुपये किलो, 4 रुपये किलो बिक रही है। तो मैंने एक्सपोर्टर्स का एक वेबिनार की थी। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग जो व्यापारियों से खरीदते हो टमाटर, प्याज, क्या रेट में खरीद रहे हो आज? उसी दिन की बात है। उन्होंने कहा 40 रुपये किलो हम प्याज, टमाटर खरीद रहे हैं, 30 रुपये किलो प्याज। तो मैंने कहा किसानों से तो 4 रुपये में इंदौर में बिक रहा, 3 रुपये में।
तो किसानों से आप क्यों नहीं लेते? बोले आप, उन्होंने जो प्रश्न किया, आपके किसान, हमको एक्सपोर्ट करने के लिए ए क्वालिटी का माल चाहिए, एक्सपोर्ट क्वालिटी का, किसान ग्रेडिंग नहीं करता है। तो मैंने तत्काल उनको कहा कि अगर मैं किसानों से ग्रेडिंग करा के आपसे खेत में ही माल उपलब्ध करा दूं तो आप क्या उनसे खरीदेंगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम खरीदेंगे। तो किसान को फिर मैंने दूसरे दिन कहा कि आप ग्रेडिंग करिए और ग्रेडिंग करके माल बेचिए, वहाँ से तो नहीं जाएगा। तो ग्रेडिंग करके वो यहाँ बेचा इंदौर में, तो उसको 1.5 गुना और 2 गुना पैसा मिला। तो हम किसानों को प्रशिक्षण कर रहे हैं कि जो उत्पादन करते हैं अच्छी क्वालिटी का करें, ग्रेडिंग करें, साल्टिंग करें, पैकेजिंग करें और प्रोसेसिंग करें। और इसलिए कृषि विभाग ने, अभी तक हम कस्टम हायरिंग सेंटर चलाते थे पूरे देश में कि किसान को हम कृषि उपकरण देते थे, लेकिन पहली बार मध्य प्रदेश में हम किसान को प्रोसेसिंग सेंटर भी दे रहे हैं। 280 हमने शुरू किया है, जिसमें उसको 40% की सब्सिडी रहेगी कि मैं किसान हूँ, अगर मैं टमाटर पैदा करता हूँ तो मैं टमाटर। और अगर ये पानी की बोतल है, इसकी एमआरपी है, ये मेरी बटन है, इसकी एमआरपी है, सुई है, उसकी एमआरपी, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग हुई है। और किसान का जो खसखस है वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए क्विंटल है, लेकिन उसकी कोई एमएसपी नहीं है, एमआरपी नहीं है, उसकी भी बोली दूसरे लगाते, कभी वो 50,000, कभी ये। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसान को हम इतना सक्षम बनाना चाह रहे हैं कि वो एमएसपी वाला नहीं, एमआरपी वाला बने। वो जब अनाज पैदा कर सकता है वो इतना, तो वो प्रोसेसिंग क्यों नहीं कर सकता, पैकेजिंग क्यों नहीं कर सकता, ग्रेडिंग क्यों नहीं कर सकता? और इसलिए हम इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं और प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर ला रहे हैं, ताकि हमारा जो उत्पादन हो उसकी दुनिया में मांग हो और पूरी दुनिया को हम निर्यात करें और विदेशी पैसा आए, भारत सोने की चिड़िया बने और इस देश से बेरोजगारी और गरीबी, भिखारी खत्म हो जाए। ये 2 चीजें बहुत अहम है। केन बेतवा लिंक परियोजना, ये किसानों की बहुत मदद करने वाली है, खेती को नई उड़ान देने वाली है। और दूसरा, आपने जो भू स्वामित्व योजना की बात की है, सर बहुत धन्यवाद। आपने खेती किसानी के एंगल से मध्य प्रदेश को कैसे उड़ान मिलेगी उस पर बातचीत की। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप मंच पर रहें। सर प्लीज मंच पर रहिए और एक बार जोरदार तालियों के साथ मुझे लगता है यहाँ पर होनी चाहिए। मैं मोहित सिन्हा जी से रिक्वेस्ट करूंगी, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर से, कि प्लीज मंच पर आएं और सर को सम्मानित करें। मोहित सर प्लीज एक बार जोरदार तालियों के साथ। कमल पटेल जी, जिन्होंने हमें इतना वक्त दिया अपने कीमती समय से निकालकर और विजन बताया हमें कि क्या सरकार का विजन है मध्य प्रदेश में, खासतौर पर कृषि क्षेत्र